Hello guys, once again welcome back to my channel Excite Learning Academy. I hope you all people are doing well. So start करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा. आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन. इसी के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, केपलर लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो पहले जानते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है. ग्रेविटेशन होता है अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स बॉडीज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. मीन्स ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फोर्स है, कुछ नहीं है, एक फोर्स है जो कि सारी बॉडीज को, ऑल बॉडीज कोई भी हो, सबको अर्थ के सेंटर की ओर खींचती है, पुल करती है. ठीक है, मीन्स इसको मैं अगर छोड़ूंगा तो ये किधर को जाएगा? अर्थ के सेंटर की ओर. ठीक है, किधर को जाएगा? अर्थ के सेंटर की ओर. इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी. ओके गाइस, सो इसी ग्रेविटी की वजह से ही हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है, मोशन ऑफ प्लैनेट वो किसकी वजह से मोशन ऑफ प्लैनेट है? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी की वजह से ही वो प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, और वो कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में. किसमें? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में. ओके, सो गाइज ये ग्रेविटेशन तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है. ग्रेविटी जो समझ में आ गया आपको. जो ग्रेविटी क्या होती है? फोर्स दैट अट्रैक्ट्स बॉडीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं. हमारा जो मेन टॉपिक है वो है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, एंड दैट मोशन इज प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेटरी मोशन. ओके, सो केपलर ने 3 लॉ बताए थे. कितने लॉ बताए थे? दे आर 3 लॉज ऑफ मोशन. केपलर लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो दे आर 3 लॉज ऑफ मोशन. नंबर 1 दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. ओके, इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. ये कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि केपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसका एक और नाम क्या है? व्हाट्स द अनदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशंस? ओके, सो दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्यों बोला जाता है? सो केपलर ने ये बताया था कि ऑल planets move around the sun in elliptical orbits having sun at one focus of the orbit. मीन्स सारे के सारे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में. और जो सन है वो उनका एक तरह से एज ए फोकस एक्ट करता है उन ऑर्बिट्स का. मीन्स जो सेंटर पॉइंट एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, वही उसी के अराउंड ही हम लोग उसी के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. ओके गाइस, सो ये तो फर्स्ट लॉ है. ये तो बहुत ही सिंपल था. मीन्स अगर सन है तो इसके चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. ये एक्ट करता है एक तरह फोकस की तरह, एंड ये प्लैनेट्स हैं, एंड ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है. ओके गाइस, सो नेक्स्ट है
सेकेंड, आपको दिख रहा है ना गाइस, सेकेंड लॉ, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल स्पीड। ओके गाइस, सो ये जो सेकंड लॉ है ये बताती है, इसका एक बार डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद मतलब जानते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। मीन्स अगर यहाँ पर सन है, फोकस पर, ठीक है, एंड इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट है, कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये इसकी मेजर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस। ओके, सो जो हमारा सन होता है वो इलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, हमारा सन होता है वो एक फोकस की तरह वर्क करता है, ठीक है। सो जानते हैं ये सन है, इसको नाम दे दिया हमने ए। अब कोई भी प्लेनेट है, मीन्स मान लो यहाँ पर वो अभी ए प्लेस पर, अभी वो ए प्लेस से बी प्लेस पर तक गया, ठीक है। तो जितने टाइम में, मीन्स मान लो अगर एक महीने में उसको टाइम, एक महीने का टाइम लगाया उसको ए से बी तक जाने में, 30 डेज का टाइम, तो जितना एरिया वो कवर कर रहा है, तो बताता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है कोई भी प्लेनेट। ये सेकंड लॉ जो है वो बताती है कि जो हर एक प्लेनेट होता है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। मीन्स अभी ए से बी तक यहाँ पे गया, तो जितना एरिया इधर आया, इधर कवर किया है 1 मंथ में, उतना ही एरिया, मीन्स मान लो सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, उतने ही टाइम में ये इधर कवर करेगा, उतना ही एरिया। ओके, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ए बी is equals to the area of triangle SCD। ये एक तरह से ट्रायंगल ही बन रहा है, मतलब है नहीं प्रॉपर ट्रायंगल भाई, बट ट्रायंगल सा ही बन रहा है वो, ठीक है। सो जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पर तो एक महीने में इतना ही ट्रेवल कर पाया, लेकिन यहाँ पे एक महीने में इतना ज्यादा ट्रेवल कर लिया इसने। तो न्यूटन ने एक कंक्लूजन दिया था, न्यूटन ने कंक्लूजन क्या दिया था, वो कंक्लूजन ये था कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, when the planet is farthest from the sun, then its speed is minimum, okay, and when it is nearest the sun to the sun, then its speed is maximum। मीन्स जब कोई भी प्लेनेट सन से दूर होगा, ठीक है, तो वो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है, मतलब कि मिनिमम होती है, वो धीरे धीरे रिवॉल्व करता है। बट जब वो उसके पास होता है तब उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, और वो तेज तेज रिवॉल्व करता है। इस वजह से इसने यहाँ पर ज्यादा कवर किया है और यहाँ पर कम डिस्टेंस कवर किया है, बट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये तो मतलब कि है ही है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर एक महीने में इधर भी मान लो मतलब कि वहां से 5000 मीटर स्क्वायर एरिया किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है, तो इधर भी 5000 किलोमीटर स्क्वायर ही एरिया कवर होगा, ठीक है। सो इसकी जो अकॉर्डिंगली प्रॉपर जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, ये थी a line joining
a line joining any planet to the sun swipes out equal areas in equal time. That is, the aerial speed of planet remains constant. Okay guys, so इन्होंने ये बताया था जो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो ये था कि जो भी कोई भी प्लेनेट है उसको जो लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो जितना एरिया जितने टाइम में मतलब मींस सेम टाइम में जितना एरिया कवर कर रहे हैं उतने ही टाइम में उतना ही एरिया वो दूसरी साइड भी कवर करेगी. ओके गाइस, सो ये था सेकंड लॉ. तो एक बार इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं. केपलर सेकंड लॉ है, ठीक है. सो केपलर सेकंड लॉ जो है उसमें एक बात और मतलब मींस उसके मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, उसका आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है. केपलर सेकंड लॉ इन एडिशन to be expressed in terms of aerial speed, it can also be expressed in terms of एंगुलर मोमेंटम. ओके गाइस, मीन्स इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ एरियल स्पीड में तो बता दिया, अब इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी बता सकते हैं. मीन्स के सेम टाइम में जो उसका एंगुलर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है. ओके, सो जानते हैं हम लोग वो जो डायग्राम था उसमें जो एस था फोकस थी, ये ए से लेके बी तक एरिया जो कवर हो रहा था, मान लो बहुत ही कम टाइम में एरिया कवर हो रहा था, दैट इज थीटा टाइम. ओके, सो सॉरी दैट इज थीटा एंगल. ओके, सो जानते हैं इसके बारे में. व्हाट इज एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. जो एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस. इफ थीटा एंगल इज थीटा, आर्क इज ए बी एंड रेडियस इज आर. ओके, देन सो गाइस ये बहुत ही मतलब कि स्मॉल टाइम में लिया गया है, स्मॉल टाइम. सो इसको ना डी थीटा कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है. डी थीटा मीन्स बहुत ही छोटा है, ठीक है. देन एंगल इज डी थीटा इज इक्वल्स टू ए बी ओवर आर. ओके, देन इन टी टाइम इंटरवल, in t time interval the area swept out by radial line SA is dA is equals to area of curved triangle SAB. ओके, ये कर्व ट्राइंगल है. ओके, देन एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. बेस इज SA and height is AB. Okay, SA is radius
एस ए इज रेडियस, देन आर, एंड व्हाट इज ए बी इज आर डी थीटा. Okay, r d theta, then dA is equals to 1/2 r square d theta. Okay, so the speed of planet is dA over dt. Okay, so d over dt 1/2 r square d theta. Okay, 1/2 r square जो है वो कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म बाहर आ जाएगा. 1/2 r square d over dt एंड दैट इज थीटा. ओके, सॉरी हमने dt से डिवाइड किया था ना, सिर्फ dt से डिवाइड किया था वो टाइम के लिए. डी था वो ऑलरेडी था हमारे पास, dA था, डी को हमने dt से डिवाइड किया था. ओके, सो d थीटा के नीचे कितना आ जाएगा, सिर्फ dt आ जाएगा. ओके गाइस, सो जो d थीटा ओवर dt है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा. Then dA over dt is 1/2 r square omega. Okay, एंगुलर मोमेंट जो J होता है वो क्या होता है, J is equals to I omega and I is inertia. Inertia is mr square. Then J is mr square omega. Okay, and r square omega की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. r square omega is j over m. Then dA over dt is 1/2 j m. So यहां से देखिए j जो है कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया पूरा का पूरा. Hence here angular momentum is कंजर्व्ड. ओके गाइस, सो यही हमको जानना था. अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया इसका मतलब क्या है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है, और उसकी जो स्पीड आ रही है वो अगर दूर है तो क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर पास है तो कम होगी. ओके, सो गाइस नेक्स्ट है थर्ड लॉ, एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स. मीन्स ये जो लॉ है ये बताती है अगर कोई भी प्लेनेट सन के करीब है, मीन्स पास है, तो उसका जो रिवॉल्यूशन टाइम होगा वो क्या होगा, उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो कम होगा. जैसे जैसे वो सन से दूर होता जाएगा उसका रिवॉल्यूशन टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ओके, सो जो प्रॉपर स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में जान लेते हैं. वो क्या स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट ये था, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of elliptical orbit. ओके, सो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम जो है, एक रिवॉल्यूशन, वन साइकिल कंप्लीट करने का टाइम मीन माने टी है, उसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस हम लोग जान लेते हैं क्या है। ये एलिप्स है, ये इसकी मेजर एक्सिस होती है, एंड ये माइनर एक्सिस, ये एस मीन सन, और ये जो मेजर एक्सिस होती है वो होती है 2a। ये फुल मीन्स पूरी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी थी 2a, और सेमी मेजर एक्सिस की कितनी हो जाएगी a, और माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस इज b एंड लोअर पार्ट इज ऑल्सो b। ओके, सो इस मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का क्या है, क्यूब है। मीन्स जैसे जैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, सन है, इसके पास एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, और एक और ऑर्बिट ये है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर एक प्लैनेट है, यहाँ पर एक प्लैनेट है, यहाँ पर एक प्लैनेट है। इस वाले प्लैनेट को ये कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मीन्स जो सरकमफेरेंस होगी इसकी वो कम होगी, इस वाले प्लैनेट की ज्यादा होगी, इस वाले प्लैनेट की और ज्यादा होगी। सो गाइस, इसको जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो ये जल्दी कर लेगा, इसको और ज्यादा करनी पड़ रही तो और ज्यादा जल्दी कर लेगा, और इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही तो ये और ज्यादा टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा, ये तो हम लोग नॉर्मली हम लोग जान गए, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एक बार और जान लेते हैं। मीन्स अगर ये कोई ऑर्बिट है इलिप्टिकल शेप में, ठीक है, ये एलिप्स है, इसकी जो मेजर सेमी मेजर एक्सिस होगी वो छोटी होगी, ठीक है, इस वाले की बड़ी होगी, और इस वाले की ये थर्ड ऑर्बिट जो है इसकी सबसे बड़ी होगी। तो जितना ज्यादा, जितनी कम ये जितनी छोटी ये सेमी मेजर एक्सिस होगी उतना ही कम ये टाइम लगाएगी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जान लिया। सो गाइस, ये तो बहुत ही सिंपल था कि थर्ड लॉ, जो लॉ ऑफ पीरियड्स है, वो यही बताता है कि जैसे जैसे हमारे ऑर्बिट जो है उसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके गाइस, सो ये थे हमारे केपलर्स के लॉ, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।